हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मैंने बहुत ही कम उम्र में अपनी कज़िन से शादी कर ली थी, जो कि मुझसे बहुत ही छोटी थी, और ये शादी मेरी बेहद ज़िद का नतीजा था। वो स्कूल जा रही थी और मैं अपनी ज़िद पर अटल था। मेरी ज़िद के आगे सबको ही हार माननी पड़ी थी। वो उस वक्त 15 साल की थी जब मैंने उसके शादी के बंधन में बांध लिया था। उसके आंसू की भी परवाह नहीं की थी। वरीशा मेरे चाचा की बेटी थी। हमारे 2 मंजिले मकान थे। ऊपर के पोर्शन में रहते थे और चाचा नीचे के पोर्शन में रहते थे। चाचा की बस एक ही बेटी थी और उसका नाम वरीशा था। हम 2 भाई थे। मेरे वालिदैन तुर्की में काम करते थे और उनका ज़्यादातर वक्त वहीं पर गुजरता था। 3-4 महीने बाद ही वो एक चक्कर पाकिस्तान का लगाते थे। मैं घर में बड़ा था, इसलिए मेरी अपने छोटे भाई और वरीशा पर बहुत ही रोक थी। यहाँ तक कि ट्यूशन भी मैं ही उन दोनों को पढ़ाता था। वो छोटी थी, इसलिए मेरे सख्त लहजे पर बहुत ही सहम जाती थी, डर जाती थी। यहाँ तक कि मुझसे बात भी ठीक तरीके से नहीं करती थी। मेरे सामने वो हकलाने लगती थी या हिचकिचाने लगती थी। उसकी ज़ुबान से ठीक से अल्फाज भी नहीं निकलते थे। वो इस कदर डरती थी कि मुझे देखते ही इसकी रंगत सफ़ेद पड़ जाती थी। मैंने उसे यूँ डरते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त उसे डराए ही रखता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं बचपन से लड़कपन पर कदम रखा था। मेरी उम्र 15 साल थी। नई नई जवानी में कदम रखना था, इसलिए जिस्म में एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी थी। फिर पापा सर पर नहीं थे, इसलिए स्कूल के और लड़कों के साथ मिलकर मैं सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी और यहाँ साथ में कुछ गैर किस्म की फ़िल्में भी देखने लगा था, इसलिए जिस्म में और जज्बात होने लगे थे, कभी कभी बेकाबू भी होने लगते थे। हालांकि उस वक्त वरीशा 7 साल की थी और मेरा भाई उसी की उम्र का था। वो दोनों मुझसे ट्यूशन पढ़ते थे। एक बार छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अकेले ही वरीशा को ट्यूशन पढ़ाना था। उन्हीं दिनों रात को मैंने एक बार बहुत ही गंदी मूवी देखी थी। दिमाग पर अब तक उसी का असर बाकी था। वरीशा जब मेरे से पढ़ने आई तो उसने नेट का फ़्रॉक पहना हुआ था। काफ़ी खूबसूरत सी बच्ची थी, बिल्कुल मोम की गुड़िया लगती थी और वो मुझसे डरती भी थी। इसकी आंखों में खौफ देखकर पता नहीं क्यों मेरा दिल की उसकी तरफ माइल होने लगता था। मुझे उसकी आंखों का खौफ बड़ा ही अच्छा लगने लगा था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था। बहरहाल वो मेरे पास आकर बैठ गई। आज अकेली थी। मैंने कहा, जल्दी से अपनी किताबें निकालो। उसने अपनी किताबें निकाली। उसकी नेट की फ़्रॉक के बाजू नहीं थे। उसके सफ़ेद गोरे चिट्टे बाजू देखकर मेरा दिल को कुछ अजीब सा होने लगा था। मैंने कहा, वरीशा अपनी कुर्सी मेरे बराबर में रखो और मेरे पास आकर बैठो। जो कि वो मुझसे डरती थी, इसलिए अपनी कुर्सी उठाकर उसने मेरे पास रखी और मेरे पास बराबर में बैठ गई। मैंने उसका होमवर्क और उसे बताया और उसे सर से पैर तक देखने लगा। मैं बड़े अजीब से उसे देखने लगा। मेरा उसे देखकर दिमाग घूमने लगा था। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी। दिल चाहने लगा कि इसे छू कर देखता हूँ। जैसे ही मैंने अपने हाथ की उंगलियाँ उसके गोरे बाजू पर फेरनी शुरू की, वो घबराने लगी थी। बार बार अपने बाजू पीछे करती और मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। मैंने कहा, अपना होमवर्क करो। उसके बाजू छोड़ते ही पता नहीं मेरे अंदर कैसे जज्बात मुझे खसाने लगने लगे थे। मैं अपने हाथों की गुस्ताखियाँ कभी उसकी कमर पर करने लगता तो कभी उसके बाजुओं पर। इस कदर नर्वस थी वो कि रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? सबक याद नहीं है क्या तुमने? कहने लगी, भाई मुझसे आप दूर रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें? तो कहने लगी, आपका छूना मुझे अच्छा नहीं लग रहा और प्लीज़ मुझसे दूर रहे। इस बात को सुनकर मुझे अपनी गलती का फ़ौरन से एहसास हुआ था। मैंने कहा, ठीक है। दोबारा मैंने उसको नहीं छुआ। इस जल्दी से होमवर्क करवा के उसे कमरे से बाहर भेज दिया। मैंने जल्दी से कमरा बंद किया और सिगरेट की डिब्बी निकाल कर सिगरेट पीने लगा था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वरीशा समा गई थी। मैंने खुद को झटका और बाहर क्रिकेट खेलने चला गया। मैंने काफ़ी दिन तक वरीशा से ठीक से बात नहीं की थी। मुझे ये भी एहसास था कि वो मेरी चाचाज़ाद बेटी है। मुझे उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। छोटी और कम उम्र भी है।
और लेकिन फिर वही बात कि मैं ज़्यादा समझदार नहीं था। नए नए जज्बात बदले थे, इसलिए कभी कभी बेखुद छाने लगती थी। शायद उसकी वजह वो गैर इखलाकी वीडियो थी। इस सब का मैं आदी होने लगा था। और दूसरी चीज़ थी कि सिगरेट मैं अब अपने कमरे में अकेला रहता था। मैंने जब से सिगरेट पीनी शुरू की थी, मैं अपने पापा से कह दिया था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए। 10वीं क्लास में जो था, एग्ज़ाम पास किया तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। इन दिनों मेरे पापा भी तुर्की से पाकिस्तान आए हुए थे। मैंने उनसे मोटरसाइकिल लेने की फरमाइश की थी। मेरे पापा ने मुझे मोटरसाइकिल भी ले दी थी। फिर तो मेरी आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। कभी कभी मैं अपने छोटे भाई को भी ले जाता, उसे आइसक्रीम खिला के ले आता। लेकिन बहरहाल मेरा रवैया वैसा ही था, और वरीशा को देखकर, उसकी आंखों के खौफ को देखकर न जाने क्यों इस पर रौब जमाता रहता था। एक बार मैं शाम को क्रिकेट खेलकर अपने कमरे में आया तो वो पहले से ही मेरे कमरे में मौजूद थी। उसने हाथ में मेरी सिगरेट की डिब्बिया और लाइटर पकड़ रखा था। ये देखकर तो मैं डर गया था। मैंने फ़ौरन से अपने कमरा बंद किया और तेज़ कदम उठाते हुए उसके पास आकर खड़ा हुआ। वो अपने ध्यान खड़ी थी, मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसको सीधा किया और उसके हाथ से सिगरेट की डिब्बिया लाइटर लिया और उसे इतने गुस्से से देखा तो वो डर कर तो वो कदम पीछे हट गई। मैंने कहा, मेरे कमरे में क्या कर रही थी तुम? मेरा लहजा बुलंद हुआ था। उसकी तो जैसे जान निकली थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कहने लगी, भाई तुम यहाँ पर? मैंने कहा कि ये हकलाना छोड़ो और सीधे सीधे बताओ, करने क्या आई थी तुम यहाँ पर? वो रोने लगी, कहने लगी, ताई माँ ने कहा था कि ज़रा चादर सीधी कर दो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सिगरेट पड़ी है। असल में मैं अपने चाचा से बहुत ही डरता था। पापा यहाँ थे नहीं, इसलिए चाचा मेरी और छोटे भाई की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखते थे। उनके सामने मैं बिल्कुल इंसान का बच्चा बन के रहता था। कभी सिगरेट पीता भी था तो इसके पास तेज़ खुशबू वाली च्युइंगम खा लेता था, ताकि मेरे मुंह से सिगरेट की खुशबू ना आए। मुझे ये डर था कि अगर वरीशा के मुंह से चाचा के सामने कुछ निकल गया तो मेरी तो शामत पक्की है। वो तो मेरे पापा को भी बता देंगे और सख्तियाँ मुझ पर शुरू हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम्हारी ज़ुबान से ये बात निकली ना कि मैं सिगरेट पीता हूँ किसी के भी सामने, तुमने कुछ भी कहा तो माँ के सामने या चाचा के सामने, चाची के सामने, वरीशा मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो खौफ के मारे कँपकँपाने लगी थी। मेरे गुस्से को देखकर उसकी जान निकलती थी। नहीं, मैं सिर हिलाने लगी, कहने लगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी। फिर उसके बाद वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। वक्त कुछ ही ऐसे ही आगे बढ़ा। एक बार चाचा बड़े गुस्से से मेरे कमरे में रात के 12 बजे आए थे। मैं उस वक्त बहुत ही गंदी मूवी देख रहा था और वो वीडियो देख रहा था जिसमें एक नौजवान जापानी लड़का एक जापानी लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे। पता नहीं, लेकिन मुझे लड़कियों के अंदर खौफ बड़ा ही अच्छा लगता था। मैं नहीं जानता था, लेकिन ज़्यादा लड़की डरी हुई सहमी हुई मुझे अपनी तरफ बहुत ही जल्दी माइल करती थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। चाचा बड़े गुस्से से मुझे देख रहे थे। मेरे हाथ में सिगरेट थी और मोबाइल था। चाचा को अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह से बौखला कर रह गया था। इससे पहले कि मोबाइल बंद करता, चाचा मेरे पास पहुंच गए, मेरे हाथ से सिगरेट छीनी और मेरा मोबाइल पकड़ कर देखने लगे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी माँ भी थोड़ी देर बाद अंदर आ गई। कहने लगी, मुनव्वर क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने तो मेरी माँ की कोई बात ही नहीं सुनी। एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगी, भाई साहब यहाँ नहीं हैं तो तुम क्या काम करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सिगरेट पीते हुए? मेरी जान निकली थी कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं सिगरेट पीता हूँ। फिर उन्होंने मोबाइल पकड़ के मेरी माँ के हाथ में रख दिया। कहने लगे, भाभी आप क्यों बच्चों पर तवज्जो नहीं देती? ये देखिए ये क्या देख रहे हैं और ये क्या करता फिर रहा है? मेरी माँ ने जब मेरी मोबाइल पर ये वीडियो देखी तो आंखें झुका गई, मोबाइल बंद किया और मुझे गुस्से से देखने लगी। चाचा ने 2-4 थप्पड़ लगाते मेरे मुंह पर मारे थे। शोर की आवाज़ सुनकर चाची ऊपर आ गई। छोटा भाई भी आ गया, बस वरीशा नहीं आई थी। मैं समझ गया था कि उसी ने मेरी शिकायत लगाई है।
मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा होने लगा था। मैं सोच चुका था कि इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। वो 10 साल की हो चुकी थी और मैं 17 साल का था। 12वीं जमात में पढ़ता था और उस उम्र में लड़के अपनी उठान ही उड़ते जाते हैं, किसी के रोक पे नहीं आते। समझाते हैं मगर हमारी बच्चाहत और अपनी ही बच्चाहत करना अच्छा भी लगता है। अपने चाचा से थप्पड़ खाते हुए वो थप्पड़ मुझे आज भी अपने मुंह पर याद आने लगा। अंदर कहीं ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैंने जैसे सबके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली और कहा कि आइंदा ना तो ऐसी वीडियो देखूंगा और ना ही सिगरेट पीऊँगा। चाचा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। मेरी माँ के पास आकर कहने लगे, भाभी आप उसे रात को मोबाइल नहीं देगी। मेरी माँ को तो जैसे मौका मिल गया था। जब भी मोबाइल उठाता मेरी माँ मेरे पास आ जाती, देखने लगती कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे बाहर जाने पर भी कुछ देर पाबंदी लग रही थी। मुझे वरीशा पर बहुत ही गुस्सा आता था। काफ़ी दिन से ट्यूशन पढ़ने भी नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई जैद से कहा कि जाओ जाके वरीशा को बुला के लाओ, पढ़ना नहीं है उसने। असल तो मुझे वरीशा से चाचा का बदला लेना था। मुझे 100% यकीन था कि सब कुछ वरीशा ने ही बताया होगा। एक लौती बेटी थी, माँ बाप की लाडली थी, कोई बात उनसे छुपाती नहीं थी। मेरा भाई उसे बुलाने गया, वो पढ़ने नहीं आई थी। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा था। एक बार मेरी माँ कहने लगी कि मुझे तुम्हारी चाची के साथ बाज़ार जाना है और जैद भी साथ ही तैयार हो गया। घर में से वरीशा थी या मैं था, चाचा अपने काम पर गए हुए थे। चाची मुझसे कहने लगी कि वरीशा उस वक्त सो रही है, वरना उसे भी साथ ले जाती। तुम ऐसा करो, अपने पोर्शन बंद करके नीचे ही बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, आप जाए, बेफिक्र हो जाए। मुझे तो जैसे मौके की तलाश थी। जैसे ही वो लोग बाज़ार के लिए गए, मैंने दरवाज़ा बंद किया और वरीशा के कमरे में गया। कमरे में दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। वो सो रही थी। जब उसके पास आया, उसके चेहरे को देखा तो कुछ देर उसका चेहरा देखता रह गया। वो सोई बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरे अंदर के जज्बात भी मुझे गुस्ताखी करने पर मजबूर करने लगे। मैं उसके पास बैठ गया। उसके चेहरे पर आने वाली लटों को अपनी उंगलियों से पीछे करने लगा। उसके चेहरे के नक्श पर हाथ फेरने लगा। उसके अंदर कुछ खोने से लगा था कि एकदम से वरीशा उठकर बैठ गई। मुझे अपने पास देखकर घबरा कर फ़ौरन से उठी थी। मैं भी कुछ होश में आया था। कहने लगी, भाई आप। मुझे दोबारा से अपने चाचा के थप्पड़ याद आए थे। मैंने कहा, तुमने चाचा को बताया ना कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत फीकी होने लगी थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, चाचा को ख्वाब तो आया नहीं होगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तुम्हारी वजह से चाचा ने मुझे बहुत ही मारा और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो घबरा गई, बेड से उठकर खड़ी होने लगी। मैंने उसके बाजू पकड़ा और दोबारा बेड पर उसको बैठा दिया। मैंने कहा, घर पर इस वक्त कोई नहीं है, चाची और माँ बाज़ार गई है और जैद भी उन्हीं के साथ बाज़ार गया है। तुम्हें आज कोई मुझसे बचा नहीं सकता। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। खौफ से उसकी जान निकल रही थी और उसकी आंखों में खौफ देखकर मेरा दिल चाह रहा था बस मैं उसे देखता रहूं। उसकी खौफ से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगी, मैंने कुछ नहीं बताया था और उस दिन माँ पापा बातें कर रहे थे। उन्होंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा था किसी लड़के के साथ। मैं सच कह रही हूँ मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं बताया। प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना। मैंने कहा कि झूठ बहाने मत बनाओ। याद रखना, बहुत ही बुरा हाल करूँगा मैं तुम्हारा, सारी ज़िंदगी याद रखोगी। ये थप्पड़ जो मेरे मुंह पर मारे है न चाचा ने, तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूँगा। और ये कहकर मैं आज के कमरे से बाहर निकल गया। जब भी मैं उसके देखता तो उसे गुस्से से घूरने लगता। वक्त के साथ साथ चाचा के थप्पड़ मैं भूल गया था। उससे ये हुआ था कि मैंने दम सिगरेट छोड़ दी और मोबाइल मेरा माँ वैसे ही मुझे रात को देती नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत छूट गई थी। मैं उस बात को बिल्कुल भूल चुका था।
फिर बड़ा भी हो गया था, अपनी पढ़ाई पूरी की तो मेरे पापा ने मुझे तुर्की बुला लिया। कहने लगे कि बाकी की पढ़ाई तुम यहाँ पर पूरी करना और यहीं तुम्हारी जॉब भी लगवा दूँगा। मेरे पापा इस वक्त बहुत ही पाकिस्तान आए हुए थे, अब मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और इस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी, 10वीं क्लास में पढ़ते था। मैंने कहा पापा मैं सिर्फ उसी सूरत तुर्की जाऊँगा जब आप मेरी शादी वरीशा से करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरे पापा कहने लगे, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? अभी ना तो तुम्हारी शादी करने का मेरा कोई इरादा है और ना ही वरीशा की शादी की उम्र है। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो फिर हम इस बारे में भी सोचेंगे। मैंने कहा कि मेरी शादी वरीशा से ही करनी है, मुझे अच्छी लगती है वे। मेरी माँ कहने लगी, वरीशा मुझे भी बहुत ही पसंद है और फिर गैरों में शादी करने से बेहतर है कि बंदा घर की बच्ची को बहू बना ले, लेकिन वह अभी बहुत ही छोटी है। मैंने कहा मैं कौन सा अभी रुखसती कर रहा हूँ, सिर्फ शादी को कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ उससे शादी करनी है क्योंकि मैं जानता हूँ तुर्की जाऊँगा तो 5 साल से पहले वापस नहीं लौट पाऊँगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि एक रिश्ता मजबूत सा दरमियान कायम हो जाए, ये ना हो कि चाचा बाद में उसकी शादी किसी और के साथ कर दे। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि हम मुनव्वर से पूछेंगे। मैंने कहा आपने पूछना नहीं है, आपने उन्हें इस बात के लिए राज़ी करना है। फिर यही हुआ था। चाची तो वैसे ही मुझे बहुत ही पसंद करती थी और सिर्फ मेरा निकाह पर किसी को ज़्यादा एतराज़ नहीं हुआ सिवाय वरीशा के। वो बार बार अपनी माँ से यही कही जा रही थी कि मुझे आमिर भाई से डर लगता है, मैं उनके साथ निकाह नहीं करूँगी। मेरे सामने एक ब्राइट फ्यूचर था जिस पर मेरे चाचा चाची की सभी की नज़र थी, इसलिए उन्होंने वरीशा को बच्ची समझकर उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। मेरा निकाह वरीशा से हो चुका था और कुछ दिनों में मैं तुर्की भी चला गया था। अब ना तो मेरे वो जज्बात रहे थे और ना ही मैं लड़कपन की उम्र में था। वक्त गुजरने के साथ साथ एक मैच्योरिटी आ चुकी थी। उन 5 सालों के दौरान मैंने जब भी जैद से कहा कि मैं वरीशा से बात करा दो तो वो कह देता कि वो नहीं करती आपसे बात, साफ मना कर देती है। 1 साल हो गया था, मैंने उससे देखा तक नहीं था। चाहता था कि वो वीडियो कॉल पर मुझसे बात करे, लेकिन वो तो मेरा नाम तक सुनना घबराती लगती थी। एक बार मैंने घर के नंबर पर फ़ोन किया, वो फ़ोन वरीशा ने ही उठाया था। शायद उसे पता नहीं था कि मैंने फ़ोन किया है, वरना शायद कभी न उठाती। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। कहने लगी कि कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं कौन बोल रहा हूँ। उसने मुझे पहचाना नहीं था। कहने लगी पता है आपको, हम बोल रहे हैं। और मैंने कहा यहाँ आकर तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से बताऊँगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरे लहजे को सुनकर शायद वो पहचान गई थी। फ़ौरन से उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कहता रह गया कि वरीशा फ़ोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बहुत ही बात करनी है, लेकिन उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने फ़ौरन से जैद को फ़ोन किया। मैंने कहा अभी के अभी वरीशा के पास जाओ और उससे फ़ोन पकड़ाओ और उससे कहो कि भाई गुस्से में बहुत है, अगर तुमने बात नहीं की तो पाकिस्तान वापस आ जाएगी। मेरी बात सुनकर जैद हंसने लगा और फ़ौरन से फ़ोन लेकर वरीशा के कमरे में चला गया। फ़ोन होल्ड था। जैद ने जाकर फ़ोन मनीषा के हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगा भाई बहुत ही गुस्से में है, कह रहे हैं वरीशा से कहो बात करे मुझसे, वरना पाकिस्तान से लौट आऊँगा। ये सुनकर वह कहने लगी कि क्या मुसीबत है तुम्हें, शायद मुझे नहीं करनी है बात। जैद कहने लगा फ़ोन होल्ड नहीं है, तुम्हारी सारी आवाज़ जा रही है, जल्दी से बात करो वरना वे फ़ोन से ही बाहर आ जाएंगे और तुम्हारा गला दबा देंगे। ये कहकर जैद कमरे से जा चुका था क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई थी। फिर एक कपकपाती हुई आवाज़ आई थी, हेलो। मैंने कहा फ़ोन क्यों बंद करके भाग गई थी? कहने लगी नहीं भागी थी, वो खाना बना रही थी तो इसलिए किचन में जाना था। वही खौफ वही डर सहमा लहजा। मैंने कहा कि कॉलेज में सब्जेक्ट कौन सा लिया है? तो वो कहने लगी वही जो आपने कहा था, मेडिकल। फिर मैं उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने लगा। मैं चाहता था वह मुझसे बातें किया करे, लेकिन वह बस इसी बात का जवाब दे रही थी जो मैं उससे पूछ रहा था। मैंने कहा बात क्यों नहीं करती मुझसे? तो कहने लगी टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई बहुत ही टफ़ है। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कई बार मैंने कॉल की लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। जैद कहने लगा
कि भाई जब वो बस इतना डरती है तो बात कैसे करेगी। खुदा के लिए वो अपना गुस्सा वाला अंदाज़ बदल ले। आपका नाम सुनकर उसकी रंगत उड़ने लगती है। 5 सालों में बड़ी मुश्किल से 2 बार ही उसने मुझसे बात की थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो फ़ोन रख देती थी और 5 सालों में मैंने उसके अपने बेइंतहा चाहा था। इतना कि मुझे लगता था कि जैसे ये 5 साल 5 सदियों के तरह गुजरेंगे। जब मैं 5 साल बाद वापस लौटा तो 20 साल की हो चुकी थी। वो MBA की कर रही थी। अभी भी कुछ साल बाकी थे, लेकिन उसे देखकर मेरा सब्र जवाब दे गया था। इस कदर हसीन हो गई थी कि मेरे लिए तो नज़र उठाना मुश्किल हो चुका था, लेकिन आंखों में वही खौफ और वही डर था। मुझे देखते ही फ़ौरन से भाग जाती थी, छुप जाती थी और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने सामने बिठा कर जी भर कर देखूं। तुर्की में मैंने खूब पैसा कमाया था और अब मेरे पापा भी तुर्की से थक चुके थे परदेश काट काट के। इसलिए हमने यही सोचा था कि अपनी यहीं पर पाकिस्तान में फैक्ट्री बनाएंगे और यहीं काम करेंगे। मैं उसी भाग दौड़ में लग गया था कि जल्दी से यहाँ पर मेरे कारोबार की सेटिंग हो जाए और मैं जल्दी से वरीशा को मांग लूँ। 1 महीना मुझे फुर्सत ही नहीं मिली थी। फैक्ट्री को चेंज करने में मैं बहुत ही वक्त लग रहा था। पूरा दिन काम करता रहता था। अब तो जैद और मेरे पापा भी मेरे साथ लग जाते थे। बहुत जल्द ही मैंने फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया था, लेकिन रात को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। जब वापस आया तो तकरीबन सभी सो चुके थे। मैंने दरवाजे की डोर बेल बजा दी तो दरवाज़ा वरीशा ने खोला था। कह रही थी, आ रही हूँ जैद, सब्र नहीं है तुम्हें। मैं हैरान हुआ, क्या जैद भी घर से बाहर था? जैसे उसने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो फ़ौरन से वापस पलटने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी कि सॉरी, मैं समझ रही थी कि जैद है। मैंने कहा, जैद घर से बाहर है? तो कहने लगी, हाँ, मुझसे कहकर गया था कि मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। दरवाज़ा तुम खोलना, चाचा को खबर ना होने देना और ना ही बाबा को। मैंने कहा, अच्छा। अभी तक उसका बाजू मेरे हाथ में था। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़े भाई। उसके मुंह से भाई सुनकर मेरा तो दिल धड़कने लगा था, धड़कना भूल ही गया था। मैंने उसका बाजू अपनी तरफ खींचा, फिर वो मेरे पहलू में आ गई थी। मैंने कहा, भाई कैसे कहा तुमने? मेरे इस कदर करीब आने पर उसकी जान निकली थी। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, तुम छोड़ो भाई, ये नहीं, मैं भाई नहीं लगता तुम्हारा। जानती हूँ क्या लगता हूँ? जब से आया हूँ छुप छुप कर रहती हो। आज हाथ आई थी, इसलिए सोच रहा था कि आज नहीं छोड़ूंगा, कुछ वक्त उसके साथ वक्त गुजारूंगा। कहने लगी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। मैंने कहा, पहले बताओ मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनना चाहता था, ऐसा रिश्ते का हवाले जानना चाहता था। कहने लगी, मुझे छोड़े प्लीज़। मैंने कहा, जब तक ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। दरवाज़ा खुला हुआ था। जैद भी वहीं अपनी मोटरसाइकिल के साथ वहाँ पर दाखिल हुआ। मुझे और वरीशा को देखकर शायद ही उसने अपनी आंखें पर यकीन नहीं आया और जैद को देखकर मैंने वरीशा के हाथ छोड़ दिए। वो फ़ौरन से अंदर भाग गई थी। मोटरसाइकिल खड़ी करके मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और जैद कहने लगा, भाई वो आपने तो रुखसती की जहमत भी नहीं की और रोमांस भी शुरू कर दिया। मैंने कहा, खाक रोमांस करना है, वो तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने आई थी, तो सामने मैं खड़ा था। मेरा पता होता कि मैं आया हूँ तो शायद दरवाज़ा ही नहीं खोलती, मुझे देखकर ही भाग जाती है। कहने लगा, दोस्ती लगाना सीखे भाई, बहुत ही डरती है आपसे वे। मैंने कहा, वो मौका भी तो दे, कैसे दोस्ती लगाऊं? कहने लगा, मुझे देख ले, मैंने कभी भी उसको डांटा नहीं है, हमेशा आराम से बात करता हूँ, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। वो मुझसे अपनी हर बात कह भी देती है और कर भी लेती है, मुझसे लड़ भी लेती है। मैंने कहा, तुम्हारा और उसका हिसाब है, तुम दोनों हम उम्र हो, रिश्ते की नीयत भी अलग है। वो तुम्हें या तो भाई समझेगी या देवर। कहने लगा, ये बात भी है, चले फिर रुखसती तक सब्र से काम ले, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मुझे सब्र का फल जो मिला था मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने बहुत ही जल्दी और दिन रात एक करके अपनी फैक्ट्री को और उसके निज़ाम को मायने दिया था।
जैसे ही फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर सेट हो गई, काम शुरू हो गया, तो मैंने अपने पापा से कहा कि आप अब चाचा से रुखसती की बात करें। मेरी माँ भी कहने लगी कि हाँ, अब तो मेरा बेटा भी कुछ सेटल हो चुका है, अब रुखसती कर लेनी चाहिए। चाचा से जब बात की तो वो कहने लगे कि वरीशा अभी रुखसती के लिए तैयार नहीं है, कहती है कि MBBS कंप्लीट कर लूँ। मेरे वालिदैन ने जब मुझसे ये बात बताया तो मैंने कहा कि उसे पढ़ाई से रोका किसने है, वो रुखसती के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। लेकिन वरीशा ने सबके सामने आकर ये कहा कि वो भी रुखसती नहीं करना चाहती। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आई थी कि आखिर उसने इनकार क्यों किया था। मेरी माँ कहने लगी कि असल में इकलौती बेटी है, मुनव्वर भी थोड़ा रुखसती को अच्छे से करना चाहता है। मैंने कहा तो वो कौन सा 7 समंदर पार करके जा रही है, चंद सीढ़ियों का ही तो फासला है, जब चाहे ऊपर आ जाए तो जब चाहे नीचे चली जाए। माँ, ये तो कोई वजह नहीं हुई इनकार की। मेरी माँ कहने लगी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वरीशा इस निकाह से खुश नहीं है। जब से निकाह करके तुम गए हो वो कभी ऊपर ही नहीं आती थी। कभी मैं उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश करती तो बहाने करके उठकर अपने कमरे में चली जाती। मुझे तो लगता था कि रिश्ता होने से मज़ीद तकलीफ़ बेहतर हो जाए, लेकिन हालांकि वो तो और मुनव्वर का रवैया वैसा ही था, लेकिन वरीशा का नहीं। फिर कहने लगी कि अगर वरीशा ने मना किया है तो मुमकिन है ही नहीं कि मुनव्वर उसकी बात को टाले। वो उसकी इकलौती बेटी है और वो भी यही चाहता है, इसलिए जब तक वरीशा नहीं चाहेगी वो रुखसती नहीं करेगा। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया, उस बात पर सोचने लगा। मैंने अपने नंबर से वरीशा को कॉल की, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे तुमसे बात करनी है, कॉल उठाओ। मैसेज सीन नहीं हुआ था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। जैद के कमरे में गया तो वो सो रहा था। मैंने उसका मोबाइल उठाया और वरीशा को कॉल की। दूसरी बैल पर उसने फ़ोन उठाया था। कहने लगी कि क्या मसला है जैद तुम्हारे साथ, मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मुझे याद करना है, तुम बहुत ही परेशान करते हो। मैंने कहा रुखसती से इनकार क्यों किया है तुमने। मेरी बात सुनकर उसे साफ सूझ गया था। मेरा लहजा खुद ब खुद सख्त हुआ था। मैंने कहा वरीशा फ़ोन बंद मत करना, मेरी बात का जवाब दो। मेरी बात सुनकर उसे चुप्पी सी लग गई थी। मैंने गुस्से से कहा कि मैंने कुछ पूछा है तुमसे। आगे से उसकी सिसकियों की आवाज़ आनी शुरू हुई थी। कहने लगी मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, खुदा के लिए ये शादी का रिश्ता मुझसे ख़त्म कर दे। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वरीशा की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ के रह गए थे। वे कैसे इनकार कर सकती थी। मैंने फ़ोन बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी तो नींद ही उड़ चुकी थी, चैन भी खो चुका था। पूरी रात मैंने करवटें बदलते रहा। वे चाचा की इकलौती बेटी थी। अगर वे मान जाती तो चाचा तो उसी की बात मानते। मेरा दिल में एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे कि कहीं वे चाचा से द्रोह होकर ये ना कह दे कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं 5 साल बाद भी टूट कर उसे चाहता था। मैं तो रुखसती के लिए बेताब था और वे मुझसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे ऐसा इसे हुआ क्या है, वे कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती है। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि सुबह उठते ही मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप चाचा से बात करिए, मुझे हर हाल में रुखसती चाहिए। मेरी तो बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि अभी वे इनकार कर चुकी है तो तुम इतनी जज्बाती फ़ैसला मत करो, मैं उससे बात करूँगी। लेकिन कुछ महीने बाद, ये कुछ महीने मेरे लिए गुजरने अब बहुत ही मुश्किल थे। मैं सोच चुका था कि मौका पाकर वरीशा से बात करूँगा, लेकिन यह मौका मुझे वे देने के लिए तैयार ना थी। अगर मैं बहाने से नीचे भी जाता तो मुझे देखते ही अपने कमरे में बंद हो जाती। काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। वरीशा अपनी यूनिवर्सिटी जैद के साथ जाती थी और वापसी भी उसी के साथ आती थी। पापा ने उसे ही ये जिम्मेदारी दे रखी थी। मैं फैक्ट्री में था। मैंने जैद को फैक्ट्री बुलाया। वह कहने लगा भाई मुझे वरीशा को लेने जाना है, मैं वरीशा को घर छोड़कर फैक्ट्री आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, इस वक्त फैक्ट्री में तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। वे भी जल्द ही फैक्ट्री पहुँच गया। मैंने उसे वर्कों के ऊपर सुपरवाइजिंग के लिए कहा और कहा कि मनीषा को मैं घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उससे पहले तो मुझे हैरत से देखा, फिर हंसने लगा और कहने लगा डेट करने का इरादा है क्या भाई। फिर अपनी आंखें कहीं और करके हंसने लगा। कहने लगा ओके ओके जाए और कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी आने की, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया था।
मैं सोच चुका था कि आज उसे अच्छी लड़की को मज़ा सिखाऊंगा। मेरी नींद उड़ाकर, मेरा चैन बर्बाद करके वे खुद को समझती क्या है। मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उसे मैं बाइक पर उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ा था जब वे बाहर आई। जैसे मेरी बाइक के पास पहुंची, जैद की जगह मुझे देखकर बुद्ध बनकर खड़ी हुई। मैं उसे ही देख रहा था। मैंने कहा, बैठो बाइक पर। तो कहने लगी, जैद क्यों नहीं आया? मैंने कहा, मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हूँ? तुम जैद की नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। बैठो बाइक पर। तो कहने लगी, मुझे आपके साथ नहीं बैठना। मैंने कहा, वरीशा, सबके सामने तमाशा मत बनाओ, चुपचाप शराफत के साथ बाइक पर बैठो। वह खामोशी से मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल घर की बजाय समुद्र की तरफ कर ली थी। जब उसने देखा कि मोटरसाइकिल घर की बजाय कहीं और जा रही है तो कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने कहा, जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। वह कहने लगी, आप बाइक यहीं पर रोक लें, मैं खुद घर चली जाऊँगी। उसका ये कहना था कि बाइक की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। ये देखकर उसने मेरे कंधों को मजबूती से पकड़ा था। कहने लगी, प्लीज़ बाइक आहिस्ता चलाए। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल ऐसा नहीं की थी कि बल्कि भी स्पीड बढ़ा दी। जितना गुस्सा मुझे उस पर आ रहा था, मैंने सारा बाइक की स्पीड पर निकाला था और उसके खौफ के मारे चीखें निकली थी। हम समुंदर पर बाइक उसी जगह रुकी जहाँ पर भीड़ बहुत ही ना की बराबर थी, बल्कि मेरी ही बाइक वहाँ पर थी। जैसे ही मैं वहाँ बाइक खड़ी की, वे फ़ौरन से मोटरसाइकिल से नीचे उतरी थी। मैं भी बाइक से नीचे उतर गया। वो कहने लगी कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने कहा कि उसके लिए मुझे तुमसे बात करनी है। घर मैं तो तुमसे ऐसा कोई मौका नहीं देती। मुझे देखकर छुप जाती हो। मुझे तुमसे पूछना है, क्या कहा है तुमने मुझे फ़ोन पर, और क्यों कहा था तुमने? मेरा लहजा थोड़ा सा बुलंद हुआ था और उसके हाथों में कपकपाई शुरू हो गई थी। वे बार बार पहले बदल रही थी। मैंने कहा, मैं वरीशा कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। कहने लगी, मुझे घर जाना है। उसका बुरी तरह से सांस चल रहा था और सांस फूलने लगा था। खौफ के मारे वो बदहवास होने लगी थी। मैंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, रुखसती से इनकार क्यों कर रही हो? तो दोस्तों, बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।